हाल है। तो गुड मॉर्निंग। तो पहले लेक्चर में देखा अपन ने कि करंट अफेयर कैसे अप्रोच करना चाहिए वगैरह सब चीज़ें। और पहले लेक्चर में दिखाई देती है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लास की बहुत ज़्यादा है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। तो आशीष सर ने और मैंने डिसाइड किया है कि पहले बैंकिंग अवेयरनेस पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली जाए और फिर बाद में जीके की तरफ मतलब जनरल अवेयरनेस की तरफ अप्रोच किया जाए। नहीं तो फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होंगी तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। पर्टिकुलरली पूरा फाउंडेशन क्रिएट किया जाएगा। आज से पहला लेक्चर होगा और स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि लेक्चर को 10 बजे आओ, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। पर क्यों मैं स्टार्ट कर दूंगा अगले लेक्चर से 10 बजे ही। जिसका रह जाएगा वो मुझे पता नहीं अब, क्योंकि एट दी एंड मैं भी 10 बजे के पहले ही आ जाता हूँ यहाँ पे। तो ओके, तो पर्टिकुलरली लेक्चर ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को। तो क्या रहेगा, अभी बहुत सारे मार्केट में बुक्स है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, और वो बुक्स मुझे इतने ठीक नहीं लगे, क्योंकि वो जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि एक मतलब लीनियर मैनर में बुक्स लिखी जाती है, और लीनियर मैनर में बुक्स पढ़नी नहीं होती है। पर क्योंकि जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। किसे पता है कि यहाँ पे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स क्या होता है? कुछ भी बताओ, चलता है। सिर्फ इंटरेक्टिव रखो, क्योंकि इकोनॉमी में इंटरेक्शन ही मेन चीज है। अगर इंटरेक्शन नहीं रखोगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स पता है क्या किसे? देखिए कैसा हो जाता है। जैसे मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि मतलब मेरे एक दोस्त ने एक कुत्ते को गोटा मारा है। तो अभी मैंने बहुत प्लेन मैनर में बताया कि गोटा मारा है करके, पर मैंने उसे डिस्क्राइब नहीं किया कि वो कुत्ता काले कलर का था, पीले कलर का था, या फिर उसे कितनी चोट लगी है, या उसके साइड से ही निकल गया, उसे लगा ही नहीं। और जब तक मैंने आपको अगर पहली वाली लाइन बता दिया है ना, तो मे बी आपको हंसी के वजह से याद रह जाएगी एक सेकंड के लिए। पर अगर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है ना कि गोटा मारा था, क्यों मारा था, क्योंकि वो आंग पे आ रहा था, तो पूरी चीजें मेरी मराठी और हिंदी दोनों मिक्स होने वाली है, तो उतना कंसिडर करके चलो। तो वो आ रहा था करके भाई अपने बॉडी के ऊपर, इसलिए फिर सब चीजें मान के चलो कि डिस्क्रिप्टिव वे में याद रहेगा। तो देखो, इकोनॉमी ऐसा होगा, मेरे दो प्रिंसिपल्स है क्लास लेने के पीछे। एक तो क्लास इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, और दूसरा मैं जिसको भी पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में आना चाहिए। क्योंकि मेरा ऑप्शनल था PSIR करके, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पे मैंने पहले किया था। वो सर बहुत अच्छे थे, मतलब उनका PhD हुआ था वगैरह सब चीजें हुए थे, पर उनके क्लास में ज्यादातर बच्चे होते थे। अब मैं नाम नहीं ले सकता एकदम डाइस के ऊपर खड़ा रह के, पर बहुत सारी चीजें होती है ऐसे। तो मेरा ऐसा है कि हर एक बच्चे को समझना चाहिए, तो मैं उतने लेवल पे आके बात करूंगा। तो फिर देखिए, क्लास का सेटअप ऐसा रहेगा कि क्लास सैटरडे रहेगा मोस्टली 10 से 12 बजे तक। मैं क्या करूँगा, बहुत से लोग हैं ना यहाँ पे नोट्स नहीं देते हैं, कि लेक्चर के पहले अगर नोट्स रहे तो फिर कैसा होता है कि आप अंडरलाइन कर सकते हो। मैं कुछ ज़्यादा की चीज़ें बताऊँ तो आप एड ऑन कर सकते हो आपके नोट्स में, और आपके पास रिवीजन के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये 2 घंटे का क्लास वॉश आउट हो जाएगा नहीं तो। सपोज करिए कि सैटरडे को लेक्चर है, तो मैं फ्राइडे को दोपहर तक ही या फिर शाम तक नोट्स भेज दूंगा, आप जेरोक्स निकाल के लेके आइएगा, क्योंकि फिर आपको हाईलाइट करने के लिए बेटर रहेगा। और फिर क्लास में ध्यान दीजिए, लिखने का ज़्यादा काम तो होगा नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देना है, और धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्लियरिटी आती जाएगी। तो आज पहला लेक्चर है बैंकिंग अवेयरनेस का, थोड़ा स्लो जाते हैं। फिर मैं धीरे धीरे क्लासेस में जब कंसेप्चुअल क्लियरिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो फिर हम अलग तरीके से थोड़ा मोमेंटम बना देंगे। तो बैंकिंग अवेयरनेस है, जैसे ये इंफोग्राफिक्स बता रहा है कि मनी वगैरह बाकी सब चीज़ें इसमें है, कि ATM वगैरह 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 बाकी सब चीज़ें। तो जैसे इसकी सेकेंड स्लाइड है। हाँ, ये बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस है। अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो इतने लोगों को, मे बी जिसने थोड़ा बहुत देखा है उसे पता होगा कि ऐसा सिलेबस है। यहाँ पे मैंने एक्सेट्रा लगाने के पीछे पिछले बार भी बताया था कारण है, क्योंकि ये सिर्फ इतना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी है। टू बी फ्रैंक, मैंने अड्डा 247 का बुक देखा है। उसमें भी मैं जो आज पहला टॉपिक लेने वाला हूँ, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया, वो कवर्ड है। पर वो बहुत छोटा है मेरे हिसाब से, और उतने डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं है कि वो इजीली आपके दिमाग में जाएगा। तो फिर मैं मोस्टली उस चीज़ पे फोकस करके ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये सिलेबस है मोर और लेस, सिर्फ एक इंट्रो के लिए मैंने ऐसा रखा है, तो ऊपर ऊपर से देख लीजिए।
मिस्टेक अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे होशियार हो सकते हैं कि उन्होंने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस है पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट पे आने वाले बैंकिंग अवेयरनेस पे सिर्फ वो 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो कोई कोई ये भी सोच सकता है महान आदमी कि भाई रहने देते 4-5 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट क्यों इतना थोरोली करना चाहिए। पर अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो करंट अफेयर भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो उतने चीजें ध्यान में रखकर मोस्टली आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो पहला चीज क्या हो जाता है मिस्टेक्स बच्चों के साथ में कि 4 से 5 ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैंने जैसे बताया अभी। तो बच्चे ये सब्जेक्ट इग्नोर करने का ट्राई करते हैं कि भाई रहने देते हैं, बाकी जो 35 मार्क्स है उस पर फोकस करेंगे करके। पर अगर यहाँ पे बॉडीज वगैरह नहीं है पता है तो एट दी एंड दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। बाद में कंसेप्चुअल क्लियरिटी को निगलेक्ट किया जाता है बहुत से कोचिंग क्लासेस में। तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ हो, क्योंकि वो चीज़ कोई भी बुक या फिर कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं कर पाएगी अगर एक बार छूटा तो मेनली क्लास का पर्पज ये होगा कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी सबको आनी चाहिए करके। आ, इसका रोल इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल बेस्ड नहीं पूछने वाले, वो कहा ना का कंसेप्चुअल बेस्ड पूछेंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना जिसमें आपको एक ढांचा जो होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है वो बैंकिंग सर्विसेज का, वो पता होना चाहिए। बाद में फिर जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोग सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस करेंगे और वो करंट ही रहेगा, और जब मेंस होगा उनको अलग करंट मिलेगा, तो वो करंट लेने की इच्छा होगी तो यहाँ फोकस मत करना। तो ये 3 ही स्लाइड का था, मैंने एक इन्फोग्राफिक्स के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट पीपीटी पे जाते हैं कि चीज़ें हम कैसे करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताओ, बैंक को एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, या फिर बैंक क्या काम करती है आपके हिसाब से। और मैं सच में बता रहा हूँ, इंटरेक्टिव रखो सेशन, तो कुछ भी बताओ चलेगा मुझे। क्या लगता है बैंक क्या क्या करती होगी। सबके खाते होंगे मेरे हिसाब से। हाँ लोन देती है, और क्या करती है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए, डिपॉजिट का। हाँ, हाँ सेविंग्स में डालते हैं उसके फिर। हाँ ओके। और लोन फैसिलिटी हो, एटीएम वगैरह, ओके। और ठीक है, ये मे बी क्वेश्चन ऐसा हार्ड लग रहा होगा आपको, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि बैंक एज ए इंस्टीट्यूशन कब एग्जिस्टेंस में आया होगा आपके हिसाब से। इंस्टीट्यूशन मतलब एक जो कंसेप्ट है बैंक का कि लोन वगैरह जो चीजें आप बता रहे हो ना, तो आपको क्या लगता है बैंक कब एग्जिस्टेंस में आऊंगा, एक मतलब एक रफ मैनर में बोल सकते हैं या फिर कैसे भी, पर बैंक की जरूरत कब पड़ी होगी आपके हिसाब से। 18th सेंचुरी, ओके। और किसी को क्या लगता है कि बैंक कब आया होगा एग्जिस्टेंस में। 17th सेंचुरी, ओके। लड़कों से लड़कियों का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा जवाब दिया, तो मुझे अच्छा लगेगा। बता सकते हैं, अरे कोई भी बताओ यार, सच में बताओ। ठीक है। तो बैंक है ना, जब से सिविलाइजेशन क्रिएट हुआ है, सिविलाइज मतलब एक संस्कृति चालू हुई है अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन वगैरह, तब से बैंक का एग्जिस्टेंस है। पर एक क्या बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में नहीं है कि भाई जैसे इन्होंने 17th 18th सेंचुरी बोला, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में था। पर उसके पहले अनइंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में भी बैंक एग्जिस्ट करते थे, जैसे वेदास वगैरह में दिया है। ये जो स्टार्टिंग का लेक्चर होगा ना, मैं क्या बोल सकते हैं उसे स्टार्टिंग से चालू कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हर चीज आपको रटनी है। देखिए, जब से कॉइन्स एग्जिस्टेंस में है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह जब भी एग्जिस्टेंस में आई थी, तब से कहा ना कहा बैंक लोन्स वगैरह वगैरह सिस्टम नहीं आया था, पर कॉइन्स आ गए थे मार्केट में। किसी ना किसी मिडल मैन की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अभी भी बैंक एज ए मिडल मैन काम करती है ना। जैसे आप कोई शॉप्स मतलब शॉप्स वगैरह पे जाते हो, आप पे करते हो क्यूआर कोड से वगैरह, या फिर एज ए मिडल मैन रहती है वो। तो वैसे ही पहले टाइम से भी जब से कॉइन्स एग्जिस्टेंस में आए थे, तब से कहा ना कहा बैंक का रोल चालू हो गया था। मतलब एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते, पर उसके जो काम है
वो कहाँ ना कहाँ चालू हो गए थे। बोला तो ये भी जाता है कि वेदास के अंदर ऐसा है कि वेदास के अंदर एक कंसेप्ट है उजूरी का, मतलब उसे इलीगल मनी बोला जाता है, इलीगल मनी। क्योंकि वेदास के अंदर जब वो वाला टाइम था, पहले का टाइम जब ऋग्वेदा वगैरह लिखे गए थे, बहुत पुराने 2000 साल पहले, तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि भाई जो ये मनी क्रिएट हो रहा है, मतलब जो मनी क्रिएट किया जा रहा है ये माल प्रैक्टिस है, ये गलत चीज है। मतलब मनी क्रिएट करना, लोगों ने रिलीजन के ऊपर, भक्ति के ऊपर वगैरह ध्यान देना चाहिए, ये फालतू चीजें, ये मार्केट वगैरह, मनी वगैरह क्रिएशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए करके मतलब लोगों ने। तो उस टाइम पे इसको अनएथिकल मॉनेटरी पर्पस मांगा जाता था। मतलब सोचिए, जो पहले अनएथिकल मॉनेटरी प्रैक्टिस था, आज वो प्रैक्टिस में हो रहा है और इतने बड़े बड़े लेवल पे ये सब चीजें चल रही है। तो अब मौर्यन पीरियड में भी इसका एग्जिस्टेंस था। मौर्यन पीरियड में कैसे था, तो आदेश वगैरह निकलते थे कि भाई आपको इसको पर्टिकुलरली पैसे देने हैं। तो वो बैंकर क्या करता था, एज अ मिडल मैन एक्ट करके पैसे देता था दो किंग्स के बीच में। मतलब जब ट्रांजेक्शन होती थी या फिर अ, जैसे मुझे बताइए, आपके हिसाब से फाइनेंशियल सिस्टम तो हरदम चलती आई है ना, बिना मनी के आदमी एक्ट ही नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप कोई गुड लेने जाओगे तो उसके लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, फुकट में तो कोई देगा नहीं आपको। तो पहले से ये सब चीजें थी। तो फिर मौर्यन पीरियड में भी ये चीज चली, जैसे मैंने बताया कि वो ऐसा आदेश माना जाता था उस टाइम पे कि भाई बैंकर डायरेक्ट, उससे डायरेक्ट किया जाता था कि भाई तू पैसे दे दे करके, एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। जैसे अपने इधर अभी चेक्स होते हैं, या फिर अपन बैंक में जाके आपको पता है कि आपके खाते में डिपॉजिट रख सकते हो आप वगैरह, या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो बैंक वगैरह के एटीएम्स वगैरह से। तो उस हिसाब से सब चीजें चलती थी। सिर्फ अब कैसा हो गया है कि स्लिप भरना पड़ती है, या फिर एटीएम है आपके पास में, थोड़ा हैंडी हो गई है। पर तब ऐसा होता था कि कोई एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर वो वगैरह जाता था राजा का, और फिर वो बताता था कि इस चीज को पैसे देना है, और फिर वो बैंकर पैसे देता था। तो ये नया नहीं है कुछ, ऐसा मान के मत चलो कि ये सब नया चीज चल रही है कुछ, ये पहले से एग्जिस्टेंस में है, सिर्फ अभी और फॉर्मल वे में आ गई है, ऐसा है। तो ये मुगल के टाइम पे भी था। मुगल के टाइम पे दस्तावेज बोला जाता था इसे, क्योंकि दस्तावेज मतलब लोन डॉक्यूमेंट, लोन बोला जाता था कि भाई किसी को लोन वगैरह दिया जा रहा है, लोन ऑन क्रेडिट वगैरह सब चीजें। तो उस टाइम पे इसका एग्जिस्टेंस था। तो मतलब बैंक पहले से है, इतना बस मुझे बताना था। तो इसका साइकिल ऐसा है कि बैंक पहले से है। तो ऐसा कंसिडर, बैंक की जो इंस्टीट्यूशन है वो मे भी नहीं होगी 18th सेंचुरी में आई हो, पर उसके पहले से बैंक के जो काम है वो चलते आ रहे थे कैसे न कैसे करके। फिर अब मान के चलिए कि व्हाट इज अ बैंक, आपके हिसाब से बैंक क्या होगा। मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, तो आपने बताया था लोन है, या फिर बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो वाली सब चीजें। एट करंट मूवमेंट बैंक फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने का भी काम करती है। आरबीआई कुछ जैसे आरबीआई को, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आरबीआई बैंक मतलब जो नोट्स वगैरह है वो इश्यू करती है, पूरी करेंसी आरबीआई इश्यू करती है मार्केट में। तो कुछ कुछ ऐसे भी बैंक्स है जो आरबीआई का ये काम जो है वो एट द मोमेंट, मतलब जहाँ पे वो है वहां से वो कैश ट्रांसफर करते हैं, ये भी चीजें चलती है। तो बैंक एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है। तो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग, जो भी अभी बैंक एग्जिस्टेंस में है ना, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब बैंक कब एग्जिस्ट, मतलब उनका लॉ कौन सा है पर्टिकुलरली, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलरली लॉ कौन सा है। तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949 के हिसाब से बैंक्स एग्जिस्टेंस में आई है। तो फिर देखिए, a bank is a place that offers financial services to people. It's like a hub for various money related tasks. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि भाई स्टार्टिंग से सिविलाइजेशन जब से एग्जिस्टेंस में आई है तब से बैंक का रोल है। तो बैंक रोल है। तो फिर बैंक एज ए एग्जिस्टेंस में आने के पीछे अभी मॉडर्न टाइम्स में ये एक्ट लाया गया, उसके पहले ब्रिटिशर्स वगैरह सब चीजें चलाते थे। तो अभी मुझे समझ रहा है कि थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा कि कहाँ से क्या चीजें चल रही है, लूप में ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ पे आई। तो अभी सेकंड अपना टॉपिक है स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो मुझे बताइए कि
एक इवॉल्व हुआ है बैंक, कैसे ना कैसे स्टार्टिंग से चालू होके अभी यहाँ तक पहुंचा है। आज की एग्जिस्टेंस में बैंक है जो बहुत सारे बैंक है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो उसके लिए। तो ये स्टार्टिंग में हुआ था कि अर्ली फेज स्टार्ट हुआ था 17 मतलब 18 सेंचुरी के अंदर, 1770 में फर्स्ट बैंक आई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये नाम क्यों दिया हो, हिंदुस्तान क्यों बोला हो पर्टिकुलरली, ये जो पहली बैंक आई थी उसका नाम हिंदुस्तान क्यों दिया गया हो आपके हिसाब से? हाँ वो भी है, पर मेन ऐसा है कि ग्रीक्स लोग जो ग्रीक के लोग थे ना, वो हमारी हम सिंधु है, जो इंडस नदी है ना उसे सिंधु कहा जाता था। तो हम सिंधु के ईस्टर्न साइड में रहते हैं, इसलिए हमें उन्हें हिंदू बोलते नहीं आते, मतलब इंडस नहीं बोलते आता था उसे, तो वो सिंधु बोलते थे। इसलिए फिर वो सिंधु का हिंदू कब हुआ और फिर ये हिंदुस्तान हो गया, और ये फिर बैंक ऐसा मतलब हिंदुस्तान ये नाम उस पीछे से कनेक्ट हुआ है। तो फिर देखिए ये बैंक कलकत्ता में एग्जिस्टेंस में आई थी। अब मैं एज अ फैक्ट पढ़ा सकता हूँ कि ये कलकत्ता में एग्जिस्टेंस में आई थी, कलकत्ता में एग्जिस्टेंस में आई थी, पर इसके रीजन है कि कलकत्ता में ही क्यों एग्जिस्टेंस में आई। तो आपको क्या लगता है कि कलकत्ता में एग्जिस्टेंस में आने के पीछे कारण क्या होगा है बैंक का? मुझे पता है मैं बहुत सारे सवाल आपको पूछ रहा हूँ, पर मैं क्योंकि एक पॉइंट के बाद दिमाग अलग जोन में चले जाता है, वो अलग चीजें सोचना चालू कर देगा। तो आपको क्या लगता है कि कलकत्ता में ही क्यों बैंक आहे चालू की हुई? नाही ते न्यूज काय वाढत पण असं येऊन गेलेलं नाही ते हाँ विसार नहीं, पहले तो इधर ही आए थे। तर हाँ त्यात सूरत रिजन वगैरह, जास्त मुंबई वगैरह पाणी से था उनका। मला आपलं पी हाँ केल्याने होत मेन आहे जो रे पोर्ट है ना उनका, मतलब जहाँ पे वो ट्रांजेक्शन करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद जो मेन ट्रांजेक्शन हुआ आता वो मुंबई के गड नाही पोर्ट से नहीं हुआ था। काय मेन उन्होंने किंवा कलकत्ता में उनका व्हिजिटेबल एक बड़ा सा सेटअप था, जाते वहां पे वो सब चीजें चलाते थे। हार्ड सीडेड इसलिए फिर व्हेरायटी या कलकत्ता में ये पोमोग्रेनेट दोनों बैंक एग्जिस्टेंस में आए थे, क्योंकि उनको व्यवहार करने के लिए ये चीजें चाहिए होती थी। किंग ऑफ तो फिर व्हेजिटेबल कलकत्ता में आणि डेवलप हुआ पुअर मॅन बैंकिंग स्प्रेड हब पहले, सोलॅरियम सबसे पहले। टिबोरियम फॅमिली और आणि फोटो पिरियडिझम मध्ये आठवत सेम फिर आहे उन्होंने का 6 ऑक्टोबर तीन मेन बैंक आलू कुठे एग्जिस्टेंस में आई। येते खराब होत नहीं आज प्रेसिडेंशियल किलो बैंक बोला प्रतिदिन जाता था, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल हे एरियाज वेळेवर में गिराणी एग्जिस्टेंस में आई थी। गिने जैसे आणि बॉम्बे हो गया, या फिर त्यानंतर एफपीएससी कोलकाता हो एमएलई गया, फेरी या चिनो फिर मद्रास हो गया। ये तीन मेन सेंटर्स था ब्रिटिशर्स के। तो इन्होंने ये तीन जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बैंक्स थी वो इस्टेब्लिश की थी। मैंने बैंकिंग के पेपर में देखा है कि ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहली प्रेसिडेंशियल बैंक कौन सी है, सेकेंड नंबर की प्रेसिडेंशियल बैंक कौन सी है, या फिर थर्ड नंबर की प्रेसिडेंशियल बैंक कौन सी है। तो इसके पीछे भी एक थोड़ा आप सोच के देखोगे तो रीजन है। जैसे बंगाल में आपको पता है कि पहले उनका ट्रेड बिजनेस वगैरह काफी ज्यादा एनरिच हुआ था, तो इसलिए फिर सबसे पहले वो बैंक ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश हुई। बाद में फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, क्योंकि वहां पे पोर्ट था। और मतलब उनका एक सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे वगैरह के एरिया में आए थे, पर उनका बिजनेस सबसे ज्यादा कोलकाता में चला, इसलिए सबसे पहले प्रेसिडेंशियल जो बैंक है वो 1809 में उन्होंने बंगाल में खोली। उसके बाद फिर उन्होंने बॉम्बे में खोली, क्योंकि उनका थोड़ा ट्रेड वगैरह वहां से चालू हो गया था। बाद में थर्ड नंबर पे मद्रास में आई गई बैंक। तो आपको अगर इस हिसाब से स्टोरी वाइज मैनर में रहा, तो फिर मे बी ईयर याद रखना तो पड़ेगा आपको, पर आपको एक पता होगा कि सबसे पहले बंगाल आया होगा, उसके बाद में फिर बॉम्बे आया होगा, उसके बाद में मद्रास आया होगा। ओके। और इनका इनिशियल कैपिटल भी पूछते हैं कि इनिशियल कैपिटल कितना था ये बैंक्स का, तो 50 lakhs था, 52 lakhs था, और 30 lakhs था। जैसे मैंने बताया कि अब ये आपको ये भी रटना तो पड़ेगा ही एट दी एंड, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम है। तो आप ऐसा याद रखिए कि ये 50 लाख था और उससे थोड़ा आगे बॉम्बे का था। तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाइए, डायरेक्ट फैक्ट याद मत रखिए क्योंकि याद नहीं रहेगी चीजें। अब इवोल्यूशन का पहला स्टेज हमने देखा कि अर्ली फेज था 1770 टू 1913। ओके, तो सेकेंड वाली जो स्टेज थी ना, वो स्वदेशी मूवमेंट के साथ में कनेक्टेड थी। क्योंकि 1904 में क्या हुआ था, बैंक एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, मतलब पहले बैंक जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंशियल बैंक वगैरह सब चीजें चल रही थी कैसे न कैसे करके। पर जो स्वदेशी मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था बंगाल पार्टीशन के टाइम पे। क्योंकि ब्रिटिशर्स का ऐसा था कि उन्होंने उन्होंने जो उनकी पॉलिटिकल रणनीति थी उस समय की, उनके हिसाब से उनका ऐसा था कि कैसे ना कैसे करके उनको बंगाल डिवाइड करना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो अपने नेशनलिस्ट लीडर्स थे उस टाइम पे गांधी जी नए थे,
गांधी जी लेट आए हैं, तो उसके पहले लोकमान्य तिलक वगैरह, तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चालू करने का सोचा था। तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये बैंक्स एग्जिस्टेंस में आए थे। सिर्फ बैंक्स एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें हुई थी। फिर पेपर्स रिलीज, न्यूज़पेपर वगैरह भी उस टाइम पे काफी ज्यादा आए थे। स्वदेशी मतलब, आपको क्या लगता है कि स्वदेशी मतलब, अपने को पता है एफसीआयच्या एक जागा बेसिकली खुद के येतीलच देश के लिए आणि कुछ ना जास्त कुछ हो येतील, रहा है भाई, म्हणून खुद के तेही देश में ही निग्लेक्ट करू प्रोडक्शन होता नका. है। मी जैसे परत परत अभी सांगत मोदी जी राहतो, बोल रहे हैं मेड इन ऍग्रिकल्चरचा इंडिया, अभ्यासाला गॅप तो देऊ उस टाइम नका. पे का वो की असं स्वदेशी मूवमेंट वाटते का वेळेवर की मतलब काय कहाँ ना कहाँ ऍग्रीच्या जागा कनेक्टेड है खूप चीजें। दिवसातून एएफओचीच तो वॅकन्सी फिर येते, पण यावर जैसे स्वदेशी मूवमेंट जब चालू हुआ था, उसके टाइम पे पंजाब नेशनल बैंक आया था, बैंक ऑफ इंडिया आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा आया था, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी एग्जिस्टेंस में आया था। अब देखिए, ये ईयर वाइज मैनर में आपको याद रखना है। तो थोड़ा इस पे सोचिएगा कि ये पर्टिकुलरली आए क्या थे, आए क्यों थे उस टाइम पे। तो इस पे रीजन है इन पर्टिकुलर चीजों के ये। तो फिर आप जब सोचोगे ना, तो धीरे धीरे फिर चीजें याद रहना चालू होगी। मैंने अड्डा की बुक में देखा है, ऐसे लीनियर, मतलब लीनियर वाइज मैनर में है और डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो फिर वो चीजें याद नहीं रहती है एक पॉइंट के बाद पे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ये 3 प्रेसिडेंशियल बैंक्स आए थे एग्जिस्टेंस में, उसी में से फिर आपका एसबीआई आया है, पर उसका पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। उसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो 1921 टू 1955 ये साइकिल चली। तो देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि 1921 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास को एक कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि अब भी कंसोलिडेशन की जरूरत है। जैसे अभी आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन वगैरह ये सब चीजें चल रही है। तो वो टाइम पे जरूरत थी कि भाई कंसोलिडेट कर देते हैं बैंक, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप होगा वो लीनियर वाइज मैनर में चलेगा और उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी स्टाफ वगैरह की। मेरी आवाज आ रही है ना आखिरी तक? तो फिर ये लीनियर वाइज मैनर में चलेगा करके सब चीजें। तो अब 1947 में तो इंडिपेंडेंस मिल गया था, फिर 1955 के अंदर नेशनलाइज करा गया बैंक्स को, और एसबीआई सबसे बड़ी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक थी वहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 प्रेसिडेंशियल बैंक्स थे, एग्जिस्टेंस में आए थे। तो उसे फिर नेशनलाइज करने के बाद एसबीआई सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी, मतलब ये पब्लिक सेक्टर बैंक बनी उस टाइम की। और कईयों को ऐसा झूठ लग सकता है कि आरबीआई के पहले जो काम थे, सेंट्रल बैंक बोला जाता है आरबीआई को, तो आरबीआई के पहले जो काम थे ना, वो एज अ सेंट्रल बैंक मानकर एसबीआई को दिए जाते थे कुछ कुछ काम, जैसे कि भाई आजू बाजू के बैंक्स को संभालना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखना या फिर नॉर्म्स बनाना, वो वाली सब चीजें। आरबीआई खुद 1935 में आया है, हिल्टन कमीशन के हिसाब आने के बाद में, पर एसबीआई उसके पहले आई है। तो ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि एसबीआई कब आई थी या फिर बैंक आरबीआई कब आई है, उसमें कंफ्यूज करा जाता है क्लास में। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? देखिए, पहले तो ये बताइए नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों आनी पड़ी होगी, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। गवर्नमेंट की लैंड है, बात तो सुनना ही पड़ेगा। हम्म? क्या? हाँ हाँ, शेर ही नहीं था। हम्म, नहीं। और किसी के पास कारण है? किस चीज के लिए पर? हाँ, पर मुझे थोड़ा अलग चाहिए। देखिए कैसा हो गया था, जैसे आपको पता है कि इंडिपेंडेंस 1947 में मिला है, और ब्रिटिशर्स अपने सगे नहीं थे और वो खुद के भी सगे नहीं थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ऐसा काम किया था ना कि उनके जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी वो भी उस पर गुस्सा थी।
मतलब सोचिए, अगर वो उनके खुद के देश की सगी नहीं हुई है तो अपनी भी सगी नहीं होंगी। तो बहुत सारे, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अन्याय हुए थे, सबको पता है। इकोनॉमी पूरी डूब चुकी थी, हंगर इंडेक्स में मतलब हंगर वगैरह में बहुत सारे माल न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज़ों के प्रॉब्लम्स थे। और ये जो स्टार्टिंग के बैंक्स आए थे, आपको क्या लगता है ये प्रॉपर रूरल एरियाज में थे क्या? ये रूरल एरियाज में नहीं थे। ये पूरे जो प्रॉपर इनके, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रेसिडेंशियल बैंक्स थे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ये सब जगहों पे आए थे मोस्टली। तो फिर रूरल एरियाज में तो पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मतलब बैंक्स पहुंचे ही नहीं। और आपने जैसे बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज की सबको जरूरत है आज। जैसे मोदी जी ने भी बताया कि भाई उन्होंने जो लाया था मेड इन इंडिया वगैरह सब चीजें, या फिर उन्होंने जनधन खाता खोला था वगैरह सब चीजें। तो मेन मकसद उनका यही था कि भाई सबके खाते हो बैंक में। आपको क्या लगता है कि वो खाते क्यों खुलाना चाहते थे बैंक? जब एक बड़ा आदमी रात को 8 बजे आके नोट बंद करता है तो उसका भी रीजन होता है। और ये जो चीजें चल रही थी, मोदी जी ने जो लाया था जनधन खाता, उसका भी कोई ना कोई रीजन था। मैं भक्त और नॉन भक्त दोनों को साइड में रख के पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि जनधन खाता खोलने के पीछे कारण क्या था? हम्म। हाँ हाँ। ओके, मुझे ये बताइए यहाँ पे एक चीज पता है क्या किसी को? जो सेविंग होता है ना बैंक्स के अंदर वगैरह, अगर थोड़ी चीजें इग्नोर कर दी जाए तो वही एज ए इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किसी समझ रहा है यहाँ पे? सेविंग मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, ओके। पब्लिक सेक्टर मतलब किसी भी बैंक में अगर आप सेविंग कर रहे हो पर्टिकुलरली, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट? आपको क्या लगता है? मैं ऐसा उठाना चालू करूँ क्या किसी को? हाँ, इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट तो फिर मेरे को मिलेगा ना भाई। इन्वेस्टमेंट क्या है? सेविंग ठीक है। सबके जितना जितने लोग यहाँ पे हैं, मेरे को पता है कि कम से कम 100 रुपए तभी हो गए। और हम कितने लोग हैं यहाँ पे? 60-70 लोग हो गए। मेरा मैथ बहुत अच्छा है, सबको पता है। तो फिर कैलकुलेट कर लो कि कितना है। तो फिर सपोज 1 लाख है ना, बड़े तौर पे पकड़ लो कि 1 लाख है बैंक के अंदर। और 50,000 में भी आप निकाल रहे हो सब मिलके, 50,000 बैंक में है। उसका हो क्या रहा है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पुट अप किया था फर्स्ट लेक्चर में, कि बैंक चल कैसे रही है, ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं उसके, तुम लोगों को पैसे कैसे मिलने वाले सिलेक्शन होने के बाद में? कैसे मिलने वाले तुम्हारे को पैसे? तुमको क्या लगता है? कैसे? नहीं, आपका मतलब मे बी वो बराबर है, पर वो पुटअप नहीं किया है सही लैंग्वेज। तो आ, पर मेरे को एक बात बताओ, इसके पैसे उसको, इसके पैसे उसको, पर एट दी एंड सबको चले गए पैसे। सपोज सब आ गए एक दिन, तुम सब आ गए एक दिन पैसे लेने, तो बैंक का तो दिवाला निकल जाना चाहिए था अभी तक। तो क्यों नहीं निकला है बैंक का दिवाला अभी तक? बैंक चल कैसे रही है? बैंक लोन देती है, ओके। पैसे भेटतात, ओके। हाँ बरोबर है, मैम का रीजन बराबर है। पर थोड़ा सोच के देखिए, ये जो मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट बोला है ना, वो ऐसा है कि देखिए, जितने लोग बैंक में आएंगे और जितने लोग पैसे बैंक में देंगे, उतना हमारे जो फाइनेंशियल मतलब अपना पूरा फाइनेंशियल अपना है, क्या बोल सकते हो उसे, कि अपनी इकोनॉमी है, उसमें वो पैसा घूमेगा। और बैंक में आपको जैसे पता होगा, एटीएम का वो पैसे लेते हैं अपने से 1 साल के 400 रुपए। तो हर चीज के पैसे ले रहे हैं, वो ऐसे फुकट में नहीं चला रहे हैं। अपने सेविंग्स रख रहे हैं वो, नो डाउट हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो सब चीजें। पर पैसे आगे कितने घूम रहे हैं, और उनका एक प्रॉपर मॉडल है उस चीज के पीछे। क्योंकि आप सबको, जैसे मेरा एसबीआई में अकाउंट है, मैं 2,000 के नीचे अकाउंट में पैसे नहीं रख सकता, नहीं तो मुझे उसके चार्जेस लगते हैं, ओके। आप
बैंक को सीआरआर रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब ये आरबीआई की तरफ रखते हैं। मतलब जो अमाउंट होता है ना बैंक के अंदर, सपोजिटली 100 रुपए है, तो 5 रुपए उन्हें सीआरआर कंसिडर करके आरबीआई के पास रखना पड़ते हैं। एक एसएलआर होता है। मुझे पता है मैं जो अभी बोल रहा हूँ टर्म्स वगैरह वो नहीं समझ रहे होगे, डरना मत। मैं सिर्फ कहाँ ना कहाँ पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए ये रास्ते से जा रहा हूँ, तो बी विथ मी। एसएलआर होता है। तो फिर ये और ये सब चीजें पैसे जा रहे हैं उसके, मतलब ये इसका कोई यूज नहीं है। पर जो बचे हुए पैसे है ना, वो इतने प्रॉपरली मार्केट में घुमा रहा है कि भाई वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब चीजें चल रही है बैकग्राउंड में। और बैंक के पास इतना पैसा है ना कि भाई वो ये सब चीजें चला लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम जैसे लोगों के थोड़े फंड से। पर एट दी एंड जितना पैसा उसको मिलेगा उतना उसके सेविंग में जाएगा और उतना इन्वेस्टमेंट मार्केट में आएगा। इसलिए जनधन योजना वगैरह सब मोदी जी ला रहे थे वो टाइम पे, क्योंकि उनको पता था। क्योंकि कितने हम जैसे लोग कितने हो गए, 70-80% तो हम जैसे लोग हैं। टू बी फ्रैंक, एक इंडेक्स के हिसाब से इंडिया के सिर्फ 5% लोग ही अमीर है और 1% पर्सन काफी ज्यादा अमीर है, उनके पास करोड़ों है। और बचे हुए 70-80% लोगों के पास पैसे बहुत कम है, जो मिडिल क्लास है। तो उनके थोड़े थोड़े पैसे भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। भूलना मत, 125 करोड़ से ज्यादा की हो गई है आबादी हमारी अभी। तो इतने लोग अगर पैसे डाल रहे हैं बैंक में, उतने पैसे आएंगे, उतने सेविंग्स में जाएंगे और उतने पैसे घूमेंगे। पर अब ये चीजें हम यहाँ पे रह के ये करंट मूवमेंट में ये बोल सकते हैं, पर जब बैंक इवॉल्व होना चालू हुआ था तब ये वाले कंसेप्ट कुछ नहीं थे। वो एकदम ऐसे नील थे। पैसे जिसके पास है उसके पास ही रह रहे हैं। जैसे मैंने पहले क्लास में बोला था, हमारी मम्मियाँ डब्बे में पैसे रख रही है, तो वो डब्बे में ही रह रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे, कम नहीं हो रहे, किसी को पता नहीं वो पैसे सड़ भी गए। तो अगर इन केस ऐसा नहीं होना चाहिए, एक आधी दादी के पैसे है डब्बे के अंदर, तो दादी निकल लिए, तो किसी को नहीं पता है वो डब्बे के पैसे। तो एट दी एंड जो क्रिएट हुआ है मनी मार्केट के अंदर, वो पहुंचा ही नहीं ना मार्केट के अंदर, वो घूमा ही नहीं। और एट दी एंड मनी का मेन पर्पज है कि वो मार्केट में घूमे। अगर वो मार्केट में नहीं घूमता है तो वो एज अ बोझ है अपने मार्केट के ऊपर। क्योंकि आपको क्या लगता है, वो जो कागज आपके हाथ में है 10 रुपए का, उसकी 10 रुपए वैल्यू इसलिए क्योंकि गवर्नर ने साइन किया है। और उसकी वैल्यू कितनी है, वो कागज है, 2 रुपए भी वैल्यू नहीं है उसकी। तो मेन पर्पस आरबीआई का वो नोट क्रिएट करने का ये नहीं है कि आपके हाथ में वैल्यू है। आपके पास एक सिस्टम है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि कैसा है, देखो, इकोनॉमी इतना साइकिल का विषय है ना कि जैसे सेविंग्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोग रास्ते पे आके दंगा नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में इश्यू नहीं होगा, और इश्यू नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट बार बार आती जाएगी। तो ये पूरा साइकिल है, ये पूरे साइकिल्स क्रिएटेड है, हम सिर्फ एक पार्ट है उसमें। तो जितने जल्दी आप ये साइकिल समझ जाओगे ना, उतना जल्दी। अब कैसा है, बहुत लोग बैंक के पास नहीं जाते, मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, ये सब चीजें चल रही है। ओके, इंटरेस्ट कितना होता है मनी लेंडर का आपके हिसाब से? जैसे ओरिजिनल बैंक्स वगैरह का इंटरेस्ट होता है 8-9% वगैरह, होम लोन का कम ज्यादा, बाकी सब चीजें। और जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट होता है 30%, 25%। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त है मनी लेंडर, कुछ कुछ साहूकार है वो प्रॉपर, 10 रुपए भी नहीं देते हो। खाते टाइम में भी अगर आप कहाँ पे गए खाने के लिए तो पैसे डिवाइड होते हैं प्रॉपरली, पैसे रहने के बाद में। तो क्या, तो 20, हाँ टीटीएमएम होता है प्रॉपरली। तो मेरा ये बोलना है कि अगर मनी लेंडर के पास जा रहे हो, वो एक साइड इकोनॉमी के जैसा काम कर रहा है। वहां पे कौन जा रहे हैं, जिनके बैंक के खाते नहीं है, जिनका ऊपर की कमाई है, या फिर फार्मर्स वगैरह जा रहे हैं जो उनका ऐसा है कि भाई घर का आदमी है, मतलब मनी लेंडर उनके गांव के गांव में का ही रहता है, अगर मैंने इसको पैसे नहीं दिए तब भी ये थोड़े दिन तक चला लेगा भाई मेरे को, मतलब ऐसा इशू नहीं होएगा। पर जब एक ब्रॉड उनका जब लड़का पड़ जाता है, फिर उसको पता चलता है कि ये कितना गलत साइकिल चल रहा था करके। तो देखिए ऐसा है। तो अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्टार्टिंग में ब्रिटिश एकदम स्टार्टिंग में
सिविलाइजेशन जब से एग्जिस्टेंस में आई, मनी जब से एग्जिस्टेंस में आया, तब से बैंक का रोल चालू हो गया था। लोन वगैरह या फिर वो बिचौलिए के जैसा काम कर रहा था, मिडल मैन वगैरह, और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल शक्ल दी गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। और वो भी अपने भले के लिए नहीं, उनको ट्रेड करना था, उनको मार्केट में जैसे अभी गवर्नमेंट को पैसे घुमाने मार्केट में, वैसे उस टाइम पे उन्हें घुमाने थे, और वो भी खुद के प्रॉफिट के हिसाब से। तो देखिए, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सब चीजें चलानी थी तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल बैंक्स वगैरह लाई। टू बी फ्रैंक, यहाँ पे पता है ना लोगों को कि भाई रेलवे ट्रैक का जो काम हुआ है वो मोस्टली किसने किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ने किया है। और उसके लिए जो लकड़ियाँ तोड़ी गई है वगैरह सब चीज़ें वो उन्होंने ही देखी है। तो इसका जो फंड है ना, वो उन्होंने बाहर से लाया था, और उस पर प्रॉपर उन्होंने इंटरेस्ट दिया था। तो उसके लिए भी उनको बैंक्स का एग्जिस्टेंस चाहिए था, क्योंकि अब मैं समझो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मेरे पास मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा क्या वो बंदा कि भाई जो मैंने जहाँ से जिससे फंड लाया है, बैंक मैंने इंग्लैंड से फंड लाया है, ओके, पीछे तक बोल रहा हूँ मैं कि मैंने आखिरी से फंड लाया है, ध्यान है ना सबका। तो मैंने समझो इंग्लैंड से फंड लाया है, तब वो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट नहीं कर सकता ना। मैं मेरे इंस्टीट्यूट कंपनी चला रहा हूँ वगैरह, तो कोई एक मिडल मैन लगेगा, एक बीच की कंपनी लगे, मतलब बैंक लगेगा। तो इसलिए प्रेसिडेंशियल बैंक्स वगैरह एग्जिस्टेंस में आए थे। फिर ये बैंक्स आने के बाद में फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, और जैसे 1955 में दिखाई दे दिया था कि भाई प्राइवेट प्राइवेट लोग अच्छे नहीं होते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर पे से विश्वास उड़ गया था। और नेहरू जी का, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनका सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, लीनेज था। तो उन्होंने ऐसा बोला गया उस टाइम पे। फिर ऐसी चीज़ें चली कि सोशलिस्ट इकोनॉमी चालू होनी चाहिए प्रॉपर, जो रशिया के जैसी थी। पर कहा ना कहा बच गए हम, और मिक्स्ड इकोनॉमी लाई गई। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे होती है कि जिसमें प्राइवेट का भी रोल होता है और पब्लिक सेक्टर का भी रोल होता है, ओके। तो जब ये पब्लिक सेक्टर का एक पॉइंट के बाद, फिर जैसे मैंने बताया कि एसबीआई को पब्लिक सेक्टर बैंक कंसिडर करके एग्जिस्टेंस में लाया गया। 1955 में उसका क्या बोल सकते हैं हम, नेशनलाइजेशन किया गया वगैरह सब चीज़ें। और उसके बाद में भी क्या हो गया था कि ऐसा दिखाई दे दिया था कि 1950s 1960s में कि भाई इससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, एसबीआई आखिरी अकेली बैंक है, वो क्या ही कर लेगी। हर टू बी फ्रैंक, आपको पता है क्या, अभी भी रूरल एरियाज की पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू सिटीज में से कम, मतलब कम है करके? अरे हाँ नहीं बोलो यार कुछ नहीं बोल रहे। रूरल एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो फिर एट दी एंड, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक का क्या लॉजिक है, सेविंग्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो अगर रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा बैंक्स है, उनका पॉपुलेशन वहां ज्यादा है एट दी एंड, तो फिर बैंक्स को भी वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर बैंक वहां तक, जैसे अभी आपने देखते होंगे कि बहुत सारे फार्मर्स ट्रैक्टर्स ले रहे हैं, है ना, देखा होगा आपने। अब अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं, है ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह सब चीज़ें वहां तक पहुंच रही है। अब उनका एग्जिस्टेंस आने के पीछे किसी ना किसी मनी क्रिएशन इंस्टीट्यूट का भी क्रिएशन होना चाहिए था। तो जब बैंक्स वहां तक पहुंचेंगे तभी फायदा है, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो फिर इसलिए 1950s 1950s और 60s में जब एसबीआई को ये किया गया नेशनलाइज वगैरह, पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया, उसके बाद में भी ऐसा ज़रूरत आन पड़ी थी कि भाई रूरल एरियाज में फंड ही नहीं जा रहा है, या फिर जा भी रहा है एट दी एंड तो वो बहुत कम जा रहा है। या फिर जो एसबीआई है, अब वहाँ पे भी हमारे जैसे लोग थे, उनके भी रिलेशंस है, तो उनके रिलेशन वालों को ही पैसे देंगे, या फिर जिनके साथ उनको कमीशन मिल रहा है उनको ही फंड मिलेगा। तो एट दी एंड अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो प्रॉफिट पे सेंटर करेंगी, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, हमारे जैसे लोग अगर वहां बैठेंगे तो हम हमारे नाते, मतलब हमारे जो रिलेशन में लोग हैं उनको फंड देंगे एट दी एंड। तो फिर जो रूरल एरियाज के कमजोर लोग हैं उनको फंड ही नहीं मिलेगा। तो फिर 1969 और 1980s में क्या हुआ कि फिर इंदिरा गांधी जी आ गए थे। तो मैम बहुत खतरनाक थे। मैम एक दिन आए, उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया कि, ऑर्डिनेंस मतलब पता है यहाँ पे किसी को? क्या बात है? तो ऑर्डिनेंस देखिए, ऑर्डिनेंस ऐसी चीज होती है कि
जो कैबिनेट होती है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वही कैबिनेट थे। कैबिनेट में प्रॉपर मंत्री होते हैं, 15% जितने भी सिलेक्शन होते हैं, मतलब जो एमएलए एमपी वगैरह जाते हैं, उसमें से 15% या 10%, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, एमपीज कैबिनेट में बैठते मतलब कैबिनेट का सिलेक्शन वगैरह सब चीज़ें होती है। तो क्या होता है, समझो अगर एक लॉ लाना है तो उसकी लंबी प्रोसेस होती है कि भाई पहले कैबिनेट डिसाइड करेगा, उसके बाद में लोकसभा में जाएगा, और फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी। असेंट मतलब उनका सिग्नेचर मिलेगा, और फिर वो एग्जिस्टेंस में आएगा कि भाई 14 बैंक को नेशनलाइज किया जाए करके। पर इंदिरा गांधी जी को उतना पेशेंस नहीं था उनके लाइफ में, वो जल्दी चाहते थे, उसकी वजह से इमरजेंसी वगैरह हुई है, पता है 1975 वगैरह का टाइम बहुत खराब था। पर ऑर्डिनेंस लाया गया 14 बैंक्स को नेशनलाइज करने के लिए। वो अच्छा था डिसीजन उनका, पर वो ऑर्डिनेंस के इसमें लाया था। ऑर्डिनेंस मतलब सिर्फ कैबिनेट डिसाइड करती है और अगले दिन वो चीज हो जाती है। तो फिर तो ये बैंक्स को किया गया प्राइवेट, नेशनलाइज किया गया। तो फिर अ, जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल टाइज थी भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बैंक के बीच में, तो इसलिए करना जरूरी था वो टाइम पे। बाद में 1969 में जैसे ये फर्स्ट वे ऑफ नेशनलाइजेशन आई, जिसमें 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया। अब किसी को लग रहा होगा कि मैंने इवोल्यूशन ऑफ बैंक्स किया, तो उसमें बैंक्स के नाम दिए थे, तो वो क्यों दिए होंगे पर्टिकुलरली। तो देखिए, ये आपको आपको दिखेगा बैंक ऑफ इंडिया जो मैंने ऊपर लिया है, उसको भी प्राइवेटाइज किया, पब्लिक मतलब नेशनलाइज किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो मैंने ऊपर बताया था उसको भी किया गया। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का भी एग्जिस्टेंस है, उसे भी किया गया। इंडियन बैंक को भी किया गया। तो देखिए, अब ये 14 बैंक है, एकदम से तो किसी को याद नहीं होने वाली। अगर लूप में पढ़ा है आपने, ऊपर से पढ़ा है कि भाई स्वदेश मूवमेंट के टाइम पे ये 5-6 बैंक आई थी एग्जिस्टेंस में, और उसमें से बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है करके, तो फिर आपको ये 4-5 बैंक याद रह जाएगी। ओके। और फिर आप थोड़े बहुत बैंक्स याद रख सकते हो कि भाई सिंडिकेट बैंक था, देना बैंक था, इंडियन ओवरसीज बैंक था, तो फिर यूनियन बैंक था। तो ये चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है। मेन चीज फोकस ये है कि याद रहे, और वो स्टोरी वाइज मैनर में जितना याद रहेगा उतना मैं ट्राई करूंगा। अब 14 नेशनलाइज 14 बैंक्स को नेशनलाइज करने के बाद में भी इंदिरा गांधी जी को मजा नहीं आया। उनका ऐसा हो गया कि वो साड़ियों की जैसे लड़कियां कपड़े देखने जाती है कि भाई और दिखाओ और दिखाओ। तो फिर 1980s में वापस इंदिरा गांधी जी आए, और उन्होंने 6 बैंक्स को और नेशनलाइज कर दिया है। और इनका जो मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि 6 बैंक्स नेशनलाइज होने के बाद में 90% से ज्यादा पब्लिक सेक्टर, मतलब जो फंड था वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास था उस टाइम का, 1980s के टाइम का। तो सोचिए कितना बड़ा। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट बैंक्स क्यों होने चाहिए, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक पॉइंट के बाद में खतरा क्यों है, या फिर अभी जो प्राइवेट बैंक्स मतलब पब्लिक बैंक्स है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ओके। तो क्यों हो रहा होगा, अब ये सबका आंसर एक ही है। सोचिए क्यों हो रहा होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक पॉइंट के बाद में क्यों हानिकारक है, आपको क्या लगता है। बोलो जोर से बोलो। मनमानी तो गवर्नमेंट का है ना वो। हाँ। मतलब कैसी मनमानी तब से। हम्म। पब्लिक का क्या, प्राइवेट का तो ठीक है कि वो, ठीक है ओके। और क्या लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आपके हिसाब से। हाँ बराबर है, ये पॉइंट है, मैं उसका रीजन बताऊंगा। सही पॉइंट है। बता भाई बता, कुछ भी बता चलता है, बोल बोल।
क्या लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा होने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा? क्या लग जाएगा? मैं वहां बैठता था इसलिए मेरे को तू रिलेट हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा था तुझको। और किसको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा होने के बाद क्या इश्यू होगा? देखिए, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा हो गए, ओके, एट दी एंड गवर्नमेंट का पैसा है, ओके, अगर ये बैंक डूब भी रही है तो अभी क्या होता है, समझो एक आधी बैंक डूब रही है, तो आरबीआई एज ए न्यूट्रल एक्टर क्या करता है कि वो खुद आता है और देखता है कि अगर ये जो बैंक है ये कितने डूबी है। अगर वो एकदम ही अंदर तक डूबी है तो वो उसको हाथ नहीं देता है, वो डूबने देता है। पर अगर वो ऊपर ऊपर में है कि भाई एकदम भी क्या बोलते हैं, दिवाला नहीं निकला है उसका किसी बैंक का, तो वो उसे सपोर्ट करेगा। पर अगर एकदम दिवाला निकल गया है उस बैंक का तो वो उसे हाथ नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इसे हाथ दिया तो बाकी बैंक भी यही चीज फॉलो करना चालू कर देंगे। पर पब्लिक सेक्टर बैंक की इसमें ऐसा हो जाता है कि चलो आरबीआई नहीं दे रही है क्या हाथ, गवर्नमेंट को खुद आना पड़ता है, क्योंकि एट दी एंड जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां पे जो पैसे हैं वो लोगों के हैं, और लोगों ने एज अ वो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसलिए दिया है। इसलिए नॉन आपने सुना होगा एक टर्म चल रहा था बहुत सारा न्यूज में, नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीएस का प्रॉब्लम हो रहा था। जब वो टॉपिक आएगा मैं वो तब सिखाऊंगा, पर अभी लिंकेजेस लगाओ कि चीजें क्या बोल रहा हूँ। लिंकेजेस से सबसे अच्छे से चीजें याद रहती है। जैसे आपने घर पे, आप शादी में गए हो कोई, या तो आप आपके मम्मी को पूछते हो कि वो पर्सन कौन है भाई पर्टिकुलरली, तो आपकी मम्मी लिंकेजेस इस्टेब्लिश करती है कि वो उसके मौसी का लड़का या फिर मौसी के लड़की का लड़का, ये वो। तो आपको मे भी समझता नहीं है, पर आपको ये पता होता है कि ये मौसी के रिलेशन में है कोई, तो लिंकेजेस लगाओ। एट दी एंड फिर उसका फायदा आपको अभी नहीं समझेगा, पर जब आप, मैं आपको नॉन परफॉर्मिंग एनपीएस पढ़ाऊंगा या फिर आरबीआई पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई मैं एसबीआई क्यों पहले ले रहा था, या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मैंने क्यों लिया है। क्योंकि आरबीआई जब नेशनलाइज हुई है, आरबीआई आपको क्या लगता है आरबीआई कब नेशनलाइज हुई है? 35। हाँ, नहीं 35 में तो एग्जिस्टेंस आई थी वो। 49 तक एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं थी वो, नेशनलाइज नहीं हुई थी, वो प्राइवेट बैंक थी। आरबीआई जो आज अपना सेंट्रल बैंक के हिसाब से काम कर रही है वो नहीं थी, वो एज ए सिर्फ एक प्राइवेट बैंक थी। 1949 में वो नेशनलाइज हुई है। तो सोचिए, वो पहले नेशनलाइज हुई, ओके, उसके बाद में फिर एसबीआई को नेशनलाइज किया गया। एक लूप देखिए कैसा बन रहा है, पहले आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, उसको सेंट्रल बैंक बनाया गया, फिर एसबीआई को किया गया, फिर पता चला कि भाई अभी भी रूरल एरियाज तक पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। फिर 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया, और 1980 में और 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। तो ऐसा पढ़ना है यहाँ पे। अभी अगर मैं आपको कुछ, अब मैं आपको अगर आरबीआई कब आया सिस्टम में आपके, 35 अभी याद है, और फिर नेशनलाइज कब हुआ? हाँ, तो फिर अब कैसा होगा, आपको अगर आपको एक फैक्ट पता है कि आरबीआई कब एग्जिस्टेंस में आया है, तो आप सोच सकते हो कि हाँ सर ने बोला था कि आरबीआई अभी आया था, फिर नेशनलाइज हुआ था, फिर कौन से बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो ये लूप में चलेगा। अगर आप स्कैटर्ड वे में पढ़ोगे कहा ना कहा, तो उसके लिंकेजेस इस्टेब्लिश नहीं होंगे और उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग के 2-4 क्लास ऐसे ही चलेंगे, मे बी ये बोर लग रहा है मेरे को पता है, पर एक बार लिंकेजेस इस्टेब्लिश हो गए ना आपके, तो आपको पता होगा कि कौन सा फैक्ट कहाँ से कनेक्ट करना है और फिर कैसे इस्टेब्लिश करना है। मैं इतना बता सकता हूँ कि जब ये क्लासेस खत्म होंगे ना, तो उसके बाद आपको एक पूरा ओवरऑल दिमाग में होगा कि बैंकिंग अवेयरनेस पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट कैसा था, एक फाउंडेशन क्रिएट होगा, और एक लूप में सब चीजें होगी। आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, जैसे मैंने आपको कमिट किया है कि मैं फ्राइडे के दिन ही आपको नोट्स दे दूंगा। तो आप रोज सिर्फ घर पे जाके 1-2 बार उसे पढ़ लीजिएगा, और फिर क्या होगा, जब हम 5-6 क्लासेस हो जाएंगे ना, तो आप खुद मेरे को बताओगे कि सर वो फैक्ट छूट गया है जो आपने पहले क्लास में बताया था। तो सिर्फ बी विथ मी, और फिर ये साइकिल ऐसी चलेगी। ओके, तो फिर जो 200 करोड़ था, मतलब जो ऐसे बैंक थे जिनके पास 200 करोड़ है, 200 करोड़ 1980s में, तन पे ओढ़ने कपड़े नहीं थे हमें वो टाइम पे, बहुत गंदा सिचुएशन था। मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा कि 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ था उसके पहले कितनी गंदी सिचुएशन बन गई थी अपनी।
तो 200 करोड़ का सपोज जो बैंक्स थे, 6 बैंक्स, वो नेशनलाइज होने के बाद में 92% जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी उनके पास पूरा फंड था इकोनॉमी का उस टाइम पे। अब वो बैंक्स कौन सी थी? 6 बैंक्स, वो भी आपको याद रखना है। ये पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, ये याद रखना। विजया बैंक वगैरह सब चीजें। और फिर देखिए 1959 में जैसे मैंने आपको बताया कि एसबीआई नेशनलाइज होने के बाद में उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस थी उसे भी नेशनलाइज किया गया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा होगा कि भाई नेशनलाइज क्यों किया जा रहा था? मैं बता देता हूँ। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे से जो ये रहता है ना, मतलब समझो किसी एक आदमी ने हमें पर्टिकुलरली धोखा दिया है, तो हम किसी दूसरे आदमी पे विश्वास रखने पहले 2 बार सोचोगे कि भाई ये गलत पढ़ा सकता है। जैसे यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था मैं, तो मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को बताया कि सो एंड सो बुक पढ़। अब वो सो एंड सो बुक थी 400-500 पेजेस की। अब मैंने वो 400 पेजेस की बुक पढ़ी, और अब मैं फर्स्ट टाइम था तो मैंने वो 400 पेजेस की बुक पढ़ी, और फिर पता चला कि ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी, कोई दूसरी बुक पढ़ना थी। तो उसके पूरे एफर्ट्स जो मैंने उसके साथ अटैचमेंट लगाई थी 400 पेजेस के साथ में, वो सब गया। मतलब वो सबसे बड़ा धोखा था। तो एट दी एंड ऐसा ही हुआ इनके साथ में कि भाई इनको प्राइवेट सेक्टर पे से विश्वास उठ गया था कि भाई प्राइवेट के हाथ में तो देना ही देना नहीं है, क्योंकि वो एट दी एंड उनके इंटरेस्ट देखते। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल राज्य किया है अपने पे, उससे ज्यादा, तो वैसा ही कुछ ना कुछ गलत ही करेगा भाई प्राइवेट सेक्टर, तो पूरा विश्वास गलत हो गया था। पर मतलब आपने किसी ने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है क्या? तो प्लेटो एक चीज बोलता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो और अच्छे से समझेंगे आप। प्लेटो एक चीज बोलता है कि भाई मिडल में रहना चाहिए आदमी, कभी एक्सट्रीम पे कोई चीज नहीं चलना चाहिए। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि अब सब चीजें नेशनलाइज हो रही है कैसे न कैसे करते, तो अब इसके प्रॉब्लम्स बताऊंगा क्या हो रहे हैं। और जब पूरा प्राइवेटाइज था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वगैरह सब चीजें, तो वो भी एक्सट्रीम था, तो वो भी गलत था। तो अभी देखिए कि मैं वो लूप आएगा, मैं तब समझाऊंगा। तो अभी अब एसबीआई का जो भी चीजें थी, उसके जो पर्टिकुलरली बैंक्स थे, सब्सिडरीज वगैरह बोले जाते हैं, उसे भी नेशनलाइज करा दिया गया। और मार्केट साइज क्या होगा अभी करंटली प्राइवेट मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसका कितना है, वहां पे लिखा है मेरे को पता है। पर अभी 70%, जैसे मैंने 92% पहले बताया था 1991 के पहले, या 1980s के टाइम पे 92% जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी उनके पास 92% फंड्स था इकोनॉमी में का, और अभी वो 70% है। मतलब 70% पब्लिक सेक्टर बैंक सब चला रहे हैं। और फिर मोदी जी की उस पर नजर पड़ी, और उन्होंने बोला कि भाई प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी प्लेटो उन्होंने भी पढ़ा है, उन्होंने मेरे से ज्यादा पॉलिटिक्स देखी है इसलिए। तो फिर नेशनलाइजेशन का फायदा क्या होता है आपके हिसाब से? क्या फायदा होता होगा नेशनलाइज करने के बाद? अभी मैं फायदे बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में नुकसान बताऊंगा नेशनलाइज होने के बाद। क्या लगता है नेशनलाइज होने के बाद क्या होता होगा? ट्रस्ट, हाँ, बहुत सही है। और क्या होता है अगर नेशनलाइज हो गई है बैंक्स, तो रूरल एरियाज में फंड जाएगा, बोल दिया करो। रूरल एरियाज में फंड जाएगा, लोग ट्रैक्टर ले सकेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, हमें नौकरी मिलेंगी। कुछ तो बोलो यार। तो फिर एट द एंड ये सब चीजें चलेगी। ओके, ये पूरा साइकिल है, जैसे जीवन चक्र का एक साइकिल होता है। मैं अभी एक छोटी चीज बताने वाला हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरी बहन है, मैं उसके साथ कल था, तो मैं उसको बोला कि मैं ऐसे ही बोल रहा था कि कोंडाना रैट करके एक होता है। देखो अब ये कितना, मतलब सब चीजें कितने कनेक्टेड है। कोंडाना रैट करके एक होता है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और वो जो सियागढ़ है ना, सियागढ़ फोर्ट, वहीं पे मिलता है वो चूहा। चूहा बोल रहा हुआ। तो फिर मैं उसको बताया, अब वो उसको लेन देन नहीं, उसका बीकॉम हुआ है, उसको ये लाइफ साइकिल वगैरह कोई लेन देन नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि तेरे को, मतलब मैंने ऐसे बताया कि मम्मी पापा थे, तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है ये वगैरह, मम्मी पापा सुन रहे हैं। फिर मैंने मेरे बहन को बोला कि उसको बताया, उसको इंटरेस्ट नहीं था इस चीजों में, वो भजे खा रही थी मस्त प्रॉपर वे में।
उसको मेरा कंसर्न ही नहीं था कि भाई भैया क्या बता रहा है, तो नहीं, उसको लेन देन नहीं था। ओके, तो मैं देखो, ये मैं जोक कर रहा हूँ ना, मेरा ये मकसद है कि इसके पीछे जो लॉजिक है वो लेना, हंस के छोड़ मत देना चीजें। ओके, तो देखिए मैंने उसको बोला कि भाई बता रहा था, तो उसकी इच्छा नहीं थी, फिर मैंने उसको बोला कि तेरे को पता है क्या फूड चेन क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस है वगैरह वगैरह। तो वो बोले मेरे को सब पता है। बोले, मैंने बोला क्या पता है, मैंने बोला चूहा क्या करता है, बोला फूड चेन के अंदर, तो बोले सांप को खाता है। बोले अरे बाप, मैंने विषय छोड़ दिया उस टाइम पे, मैंने खत्म कर दी बात कि भाई अब बात नहीं कर सकते करके। पर ठीक है, ओके, अब ये था कि मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बता रहा हूँ कि जैसे फूड चेन में हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है, चूहा है, सांप है, और फूड, हाँ सब चीजें, तूने पढ़ा है साइंस तो फिर इसने मेरे से भी ज्यादा पढ़ा, तो फिर तो मतलब मेरा मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि साइकिल होती है हर चीज की, और वो साइकिल में ही याद रखना होता है। मेरी बहन को साइकिल नहीं पता है कि ऐसा हुआ है करके, इसलिए उसे याद नहीं है। तो फिर जैसे अगर इकोनॉमी भी आप साइकिल में पढ़ोगे तो ही याद रहेगा, नहीं तो एक आंधे ने सीआरआर बोल दिया और फिर तुम अलग ही चल रहे कि भाई आरबीआई शायद से बैंक के अंदर पैसे रखता हूँ सीआरआर पे, तो वैसा नहीं है। एट दी एंड ये चीज हो सकती है जब साइकिल नहीं पता हो। तो मेरा वो बोलने का मकसद है वो लेना, ना कि वो चीज की भाई चूहा वगैरह वो सब चीज याद मत रखना। तो देखिए कि एट दी एंड नेशनलाइज हुई बैंक्स, तो उसका फायदा वही हुआ कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, रूरल एरियाज में फंड गया, ट्रैक्टर्स आए और फर्टिलाइजर, और फिर फार्मर्स अपने बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ा सके वगैरह, और एजुकेशन में बढ़ोतरी हुई, हेल्थ पे ध्यान हुआ, और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो पॉइजनस होते हैं वो कम इस्तेमाल होने लग गए। मतलब अभी भी है, इस्तेमाल हो रहे हैं गलत तरीके से, पर थोड़ी बहुत तो चीजें बदली। तो ऐसा ही होता है जब, जैसे आप अगर कोई निगेटिव लूप में हो, सपोज आपने एक आधा निगेटिव थॉट सोचा है, तो आप निगेटिव ही सोचते जाओगे। पर जब आपके साथ एक पॉजिटिव चीज होती है, तो उसके सर्कल में पूरी पॉजिटिविटी होना चालू हो जाती है कि भाई मेरे को सुबह उठने के बाद मेरा ब्रश जल्दी मिल गया। तो फिर धीरे धीरे अगर आपने वो पॉजिटिविटी ली आपके लाइफ के अंदर, तो धीरे धीरे चीजें बदलती जाती है। तो वैसे ही है, इनको ऐसा लगा था कि भाई नेशनलाइजेशन से चीजें सुधरेगी, जो काफी हद तक सुधरी थी क्योंकि फंड पहुंचा था जैसे मैंने आपको बताया। और इससे कैसा हो गया, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसमें ग्रोथ हुई, फार्मर्स मनी लेंडर्स के फंडों में पड़ना बंद हो गए। आपको पता है आत्महत्या क्यों करते हैं फार्मर्स मोस्टली? कर्जा हो जाता है उन पे, और फिर अब अगर उन्होंने बैंक से लिया है तो कर्जा माफी भी हो जाता है उनका। तो फिर ये भी है ना यार, एट दी एंड अगर बैंक्स को बनाने का मकसद यही था कि भाई एक जो कॉमन वर्क है उन तक सर्विसेज पहुंचे, तो ये सब चीजें, पेनिट्रेशन बढ़ा बैंक्स का, जो मेन मकसद था, पहले पहुंच ही नहीं रहे थे। प्रेसिडेंशियल बैंक्स थी, सिटीज में बैंक्स थी, क्योंकि उनको पता है मार्केट कहाँ पे, सिटीज में होता है मोस्टली। जैसे आप बहुत से लोग गांव से आए होगे, यहाँ पे क्यों आए? एट दी एंड क्योंकि इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, सब चीजें हैं। पर फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अभी अभी जो 10th तक की स्कूल, मतलब 10th तक की बैच वगैरह है, मतलब 10वीं तक जो पढ़ाना है वो गांव में भी आ गया है। क्योंकि यहाँ पे ही जो बीएससी वगैरह एमएससी करके बच्चे गए हैं, वो गांव में जाके उनका इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई रूरल एरियाज तक चीजें पहुंचने के लिए ये सब चीजें हुई थी। अब लिबरलाइजेशन आया गया था। आपको क्या लगता है लिबरलाइजेशन क्यों आया गया था? मैं फैक्ट्स बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, पर थोड़ा सोचिए। जैसे मैंने अभी एक फाउंडेशन क्रिएट किया है आपका, तो आपको क्या होता है, क्या लगता है लिबरलाइजेशन क्यों आया था वो टाइम पे? बोल रहा भाई, 1991 में लिबरल एकदम से तो सब अच्छा चल रहा था ना, नेशनलाइज हो गया, रूरल में फंड जा रहा, सब चीजें हो गई, फिर क्या जरूरत है भाई प्राइवेट सेक्टर की हमें, या फिर लिबरलाइजेशन की हमें? उस टाइम पे एकदम से 10-11 साल बाद ये चीज क्यों आई थी? पब्लिक सेक्टर में इतना क्या बवाल उठ गया था कि भाई एलपीजी लाना पड़ा। जैसे एक मतलब अपना मनमोहन सिंह का नाम आया था वो टाइम पे कि उन्होंने उस टाइम पे कुछ किया था, इकोनॉमिस्ट थे वगैरह वगैरह। तो क्यों, क्या लगता है? मेरे को पता है आधी अधूरी चीजें सबको पता है, कुछ भी बोलो, फिर बोलो। भाई तू बता रहा है, बोल बोल बोल, कुछ भी बोल।
अरे बोल यार, इनको यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता तो इतना मत सोच कि भाई तेरे को बहुत कम आता है करके। असेट कमी होते हैं, है ना, बराबर है भाई, तेरे को पता तो है, बताते क्या। और क्या लगता है कि भाई लिबरलाइजेशन क्यों आया था? मैं ये बता दूंगा कि ये टॉपिक से इतना क्यों कनेक्टेड है बैंक से, ये चीजें। तो सिर्फ थोड़ा सा पुश करो मेरे को बताने के लिए कि क्या है, बता रहा है ना, आपको पता है। देखिए क्या हो गया था, अब इन्होंने कर दी थी अति। हमारे इधर एक अच्छा मुहावरा है कि मतलब मराठी के इसमें कि अति तितम आती, है ना। तो मैंने जैसे प्लेटो का ही बताया कि एक्सट्रीम में कोई चीज अच्छी नहीं जाएगी। जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप 18 घंटे पढ़ाई करोगे, लग गई फिर आपकी लंका। नहीं होने वाली चीजें सही से। तो मेरा वही है, बैलेंस वे में चीजें चलनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि लिबरलाइजेशन का क्या हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 1980s में 92% फंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो था, वो 92% फंड था उनके पास में। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी पता है, उनके जो बजट के लूप होल्स थे कि भाई बजट में कुछ पैसे कम पड़ रहे, ले लिए बैंक, खुद की बैंक है भाई, ले लेंगे उनसे पैसे, वो पैसे ले लेते थे। ज्यादा से ज्यादा फंड रूरल एरियाज में खर्चा हो रहा था, तो मार्केट डेवलप नहीं हो रहे थे इतना मतलब उस टाइम पे लिमिट कितनी थी पता है, समझो आपके पास 100 रुपए, तो 40% आपको मतलब 20 से 25% SLR रखना पड़ता था, जो मतलब होना चाहिए बैंक में, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और वो SLR जो है, वो गवर्नमेंट की जो अपने बॉन्ड्स आते हैं, वो उसी के इसमें होना चाहिए। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड लेगा पैसे देके, तो उसको वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलेंगे। तो SLR सपोज करिए 25 से 30% उसी में रखा जा रहा है, ज्यादातर पैसा रूरल एरियाज में जा रहा है। CRR की भी अच्छी खासी लिमिट है कि भाई CRR इतना इतना RBI के पास रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी बैंक से पैसे ले रही है, फिर बचा क्या, मार्केट के पास कुछ भी पैसे नहीं जा रहे हैं एट दी एंड। अगर मार्केट में पैसा नहीं जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल एकदम आप जीरो कर दोगे, तो फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा, पैसा घूमेगा नहीं। जो रूरल एरियाज है, ठीक है, एक पॉइंट तक ठीक है कि हमने पूरा सोशलाइज वे में सोचना चाहिए, पर एक पॉइंट के बाद हम सोशलाइज वे में नहीं सोच सकते, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, पूरा देश चलाना होता है। जैसे हमारे घर वाले, हमारे घर पे अगर 4 भी बच्चे रहे, तो किसी एक पे प्यार नहीं कर सकते, वो चारों पे करना पड़ता है। अगर एक पे कम रखा तो वो उसको नायक बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो तो ऐसे ही है कि भाई प्राइवेट भी लेके चलना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर भी लेके चलना पड़ेगा आपको। अगर आप दो उनमें से एक भी चीज पे अगर क्लोज कर दोगे कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, तो फिर गंदा हो जाएगा। तो देखिए, नरसिम्हा राव की कमेटी बैठी गई, उनको ये जो मैंने आपको चीजें बताई है ना, ये उनके कमेटी के हैं, उन्होंने ये चीजें रिसर्च करके फाइंड आउट की थी कि भाई क्या इश्यूज हो रहे हैं। तो उनको ये सब चीजें दिखाई दी थी कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। तो उन्होंने वो टाइम पे बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे। फिर उसके वजह से लिबरलाइजेशन पॉलिसीज वगैरह लाई गई, फिर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया गया। मैं आगे आगे बताऊंगा कि कौन से बैंक आए थे, HDFC उनमें से एक है, ICICI बैंक उनमें से एक है जो प्राइवेटाइज है, हाँ मतलब प्राइवेट बैंक करके रोल में आया था। मेन ऐसा था, स्टेबिलिटी हट जाएगी अगर किसी एक चीज पे ध्यान दिया गया। तो फिर ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि बैंक्स कौन से आए थे। तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक आया था, ICICI बैंक आया था, HDFC बैंक आया था, एक्सिस बैंक आया था। मेरे को याद, जैसे आप सब लोग बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई एक बैंक बना होगा कि भाई मेरा इस बैंक में होना चाहिए। और मेरे को पता है कि वो एक SBI होगा, नहीं तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक बैंक होगा आपका। तो आप अपने जो प्रेफरेंस लगाते हो जब आप फॉर्म भरते हो, तो उस हिसाब से इसके प्रेफरेंस लगा देना ईयर वाइज में कि भाई मेरा प्रेफरेंस क्या है। तो जब आप इस वे में अपनों से एसोसिएट करके आप कोई चीज़ पढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। मेरा मकसद यही है क्लास के पीछे, एक तो चीज़ें समझे भी कंसेप्चुअली, और याद कैसे रख सके वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं बीच बीच में जो बोल रहा हूँ, वो सिर्फ 12 बजने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 2 घंटे पास ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये 10 प्राइवेट बैंक आए थे एग्जिस्टेंस में। किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है यहाँ तक? एकदम मूवी देखे जैसा लग रहा है। तो अब लिबरलाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना कैसे न कैसे करके, मतलब
एक जैसे पहले लिबरल लिबरल थॉट्स पढ़े होंगे तूने कि भाई उनका ऐसा रहता कि भाई जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी है वगैरह, उनको भी वो चाहते हैं कि भाई एग्जिस्टेंस में रोल मिलना चाहिए, वुमेन्स को राइट मिलना चाहिए। तो वो ब्रॉड विजन वाले रहते हैं, अच्छे रहते हैं वो। तो फिर उनका ब्रॉड विजन है कि भाई हर एक को जीने का अधिकार है वगैरह सब चीजें। तो वैसे ही लिबरलाइजेशन, अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मैं सिर्फ आपके दिमाग में जाने के लिए थोड़ा सा क्रूड वे में बताता हूँ। तो एकदम ऐसा पेपर में क्रूड वे में मत करना अगर कोई डिस्क्रिप्टिव वगैरह इसमें कि भाई सर तो बोल रहे थे लिबरल और लिबरलाइजेशन एक है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मैं ब्रॉड वे में बता रहा हूँ। तो लिबरल थॉट्स होते हैं उस हिसाब से। फिर लिबरलाइजेशन का भी ऐसा है कि वो प्राइवेटाइजेशन वगैरह पे फोकस होता है। और अगर अब ये विषय निकला ही है तो मैं ये बता देता हूँ कि लिबरलाइजेशन आया था वेस्ट से, क्योंकि वो लिबरल थॉट्स को लेके चलते हैं। उनका पहले से ऐसे है कि भाई ओपन थॉट्स। और आपको पता है क्या कि जो अमेरिका वगैरह जो देश है वहाँ पे इवन उनके राइट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है करके। जैसे आप अगर अभी एक आधे पुलिस वाला ऐसे वहां पे खड़ा है, अगर आपने ऐसा पूछ लिया कि भाई तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तो वो आपको पूरी ड्यूटी बता देगा दिन भर से, आपकी, उसकी नहीं। उसकी नहीं बताएगा वो, आपकी बता देगा क्या ड्यूटी है करके। तो वो अलग ही चीज हो जाएगी। पर अमेरिका में ऐसे है कि आप ऐसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, मतलब वो दबके रहते हैं। वो मतलब आपके दरवाजे पे नॉक भी करेंगे ना तो वो हेलो सर वगैरह ऐसे वे में चलता है सब वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे राइट्स बोले तो बहुत स्ट्रांग है। अपने जो फंडामेंटल राइट्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। अपना स्टेट उसमें मतलब इंफ्रिंजमेंट कर सकता है। और वहाँ के राइट्स इतने स्ट्रांग है ना कि वहाँ पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर आपके राइट्स पे अगर कुछ हुआ तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके बहुत सारी चीजें अलग चलती है। तो वो अलग ही है, पूरा सोच ही अलग है लिबरलाइजेशन की। तो अपना इधर वैसा नहीं लाया गया, पर थोड़े बहुत जो थॉट्स थे कि भाई प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना चाहिए वगैरह, वो चीजें चली। अलाउइंग, जैसे मैंने बताया, अलाउइंग फॉरेन बैंक्स टू ओपन ब्रांचेस इन इंडिया। नो मोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कुड हैपन। नेशनलाइजेशन नहीं होगा ऐसा बोला गया है, इसलिए उसके बाद में नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे घटते जा रहा है, जैसे 92% से 70%। तो इसलिए मैंने वो फैक्ट वहां पे दिया था कि 92% है करके, और अभी 70% है करके। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी एग्जिस्टेंस में आना चालू हो गए। ऑनलाइन वगैरह सर्विसेज वगैरह, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा। तुम्हारे को क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर का और क्या फायदा होगा? एक तो वो है कि वो प्रॉफिट मोटिव पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो सब चीजें तो है। पर और क्या फायदा होता है जब प्राइवेट सेक्टर मार्केट में उतरता है? तब बेटर सर्विसेज। जैसे डीमार्ट आया, उसने फिर एकदम ट्रॉली लेके घुमा दिया हमें पूरे उनके मतलब शॉप में। तो उससे क्या हो गया कि बाकी लोगों ने भी फिर वो चीजें ट्राई करना चालू करी, ग्रो मार्ट ऐसे वैसे नाम देके। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एट दी एंड जब प्राइवेट सेक्टर आता है ना, तब सर्विसेज बढ़ जाती है। इंटरनेट बैंकिंग चालू हुई, एटीएम्स वगैरह भी चालू, मतलब पहले से थे थोड़े बहुत, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है एटीएम्स कब एग्जिस्टेंस में आए। मैं अगले बार जरूर बताऊंगा वो चीज़। पर एटीएम्स वगैरह एग्जिस्टेंस में आए, सर्विसेज बढ़ी, ये सब चीजें। लोन थोड़ा आसानी में मिलना चालू हो गया, डिपॉजिट क्रिएशन, अकाउंट बहुत जल्दी क्रिएट हो रहे हैं। अब ऑनलाइन ही आपको सब चीजें मैनेज करना पड़ती है। एक पॉइंट पे मैं सच बता रहा हूँ, मैं लाइन में खड़ा हुआ था एसबीआई में, मैं 10th या 12th में था। तो मैं 2 घंटा लाइन में रुका, एसबीआई मेरा टर्न आया, और लंच का ब्रेक नहीं हुआ, सर्वर ही डाउन हो गया। मेरे को अगले दिन और फिर 2 घंटा खड़ा रहना पड़ा लाइन में। और जीरो बैंक मतलब जीरो बैलेंस का था मेरा अकाउंट वगैरह, वो सब चीज़ें। तो वही होता है जब सर्विसेज मिलती है ना। आप एसबीआई में जाइए और बाद में फिर आईसीआईसीआई एचडीएफसी में जाइए, आपको आपकी इज्जत समझ आ जाएंगी कहाँ पे ज्यादा मिल रही है। तो अभी थोड़ा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो मुझे कहाँ पे हेडिंग में डालते नहीं आई, पर वो पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टैब्लिश ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। देखिए, पहला जो इंडियन बैंक आया था एग्जिस्टेंस में, वो इलाहाबाद में आया था। अब मैं अगर इस चीज को याद रखना चाहूँ, मे बी इसका रीजन कुछ और होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, मे बी आपको किसी चीज के आने के पीछे रीजन नहीं पता होगा आप जब बुक पढ़ रहे हो, पर आप आपके रीजंस लगाइए। मे बी वो रीजंस गलत होंगे, पर आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। जैसे मेरे को अगर ये अब ये 4 चीजें दी है, मैं कैसे याद रख सकता हूँ? जैसे मैंने आपको बताया इलाहाबाद बैंक है,
फिर पंजाब नेशनल बैंक है, फिर बैंक ऑफ इंडिया है, और फिर ऑल दीज फाउंडेड अंडर प्राइवेट ओनरशिप वगैरह। तो अब ये 3 बैंक मेरे को अगर याद रखना है ना, तो मैं ऐसे याद रखूंगा। अलाहाबाद बैंक क्यों पहले आया था, तो मैंने मेरे हिसाब से ऐसा सोचा है कि 1857 में भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद में फिर एक बोल सकते हैं कि ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत तगड़ा हो गया था। मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ गया था, उसकी मतलब बोल सकते हैं पॉलिटिकल सोशल या इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई। तो वो टाइम पे जो इलाहाबाद में लोग थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई अपनी खुद की बैंक होनी चाहिए। मतलब सोचिए, जब हम आज बैठ के बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लोग थे जो इन्होंने इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश किया था। मतलब वो कितना ज़्यादा सोचते थे। तो फिर पहला इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1865 के अंदर। मतलब सोचिए कितना पुराना बैंक है। अब ये इलाहाबाद बैंक का ये भी हुआ है, 14 बैंक्स का नेशनलाइज हुआ था ना, उसमें भी ये वाला बैंक था। तो अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई 14 बैंक में इलाहाबाद बैंक भी है करके, क्योंकि आपको पता है कि वो फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक है जो 1865 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब पंजाब नेशनल बैंक और ये जो है बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया था कि जब स्वदेश मूवमेंट चालू हुआ था तब एग्जिस्टेंस में आया था। तो आपको ये दोनों चीजें याद रहेगी। और फिर मैंने एक चार्ट दे दिया है चीजों को लेके कि भाई इलाहाबाद बैंक कब आया था, पंजाब नेशनल बैंक कब आया था, बैंक ऑफ इंडिया कब आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा कब आया था। अब मोरलेस आपको दिख रहा होगा कि ये इसके बाद के जो है वो स्वदेश मूवमेंट मतलब चल रहा था 1911 तक, वो तब आया है। तो ऐसा हेल्प होगा आपको, जो पहले का फाउंडेशन मैंने क्रिएट किया है। सिर्फ रट के मत जाना चीजें, कंसेप्चुअली देखना। अब ये एक फैक्ट है कि भाई इनका नाम में भी आप याद ना रखें, एक मोरलेस। अब विट्ठल है तो आपको याद रह जाएगा, भगवान का नाम है, याद रह जाएगा। तो श्री विट्ठल एल कावठेकर ने पहली बार जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे वो इस्टेब्लिश की थी 1889। मतलब सोचिए कि उस टाइम पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कंसेप्ट उन्होंने मतलब सोचा था कि अर्बन एरिया में कोऑपरेटिव बैंक होनी चाहिए। मतलब वो टाइम पे वो मार्केट वगैरह की स्टडी रखते होंगे, क्योंकि उनको पता है, दोस्त होंगे उनके, वो सब जमे होंगे कि भाई अब अपने को फंड्स वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो उनकी हेल्प नहीं करने वाले ना उस टाइम पे। उनका खुद का एग्जिस्टेंस खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट था। जो पहले बैंक्स आई थी उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के पहले, वो प्राइवेट सेक्टर पे फोकस थी, मतलब वो खुद का भला करना चाहते थे। तो इन्होंने वो टाइम पे सोचा था विट्ठल जी ने कि भाई हमारी खुद का कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए जो हमें खुद को फंड दे, हमारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, मार्केट में आने के लिए वगैरह सब चीजें। और फर्स्ट रजिस्टर्ड अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सोसाइटी उसका नाम था कोंजीवरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑर्गेनाइज्ड इन कोंजीवरम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। अब ये नाम देखे देखे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ ना कहाँ साउथ का होगा, है ना। तो उस हिसाब से याद रखिए। देखिए अब हर लाइन के पीछे कुछ ना कुछ होगा ऐसा ट्रिक्स याद रखने का, वो इस्तेमाल करके याद रखिए। नहीं तो फिर एबीसीडी तो सबको याद हो जाती है, पर फिर वो लिंकेज उल्टी एबीसीडी किसको आती है, यहाँ पे नहीं आएंगी ना, क्योंकि सीधी पड़ी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब आपके लिंकेजेस स्टैब्लिश करके या ट्रिक्स स्टैब्लिश करके आपको जब चीजें याद रहेगी ना प्रॉपर साइकिल में, तो आपको उल्टा भी पूछा जाए या फिर सीधा भी पूछा जाए आपको याद रहेगा। अब क्वेश्चन है, आप डील करिए, मैं पूछूंगा। अब ये तो सबको पता होगा, पर रीजन क्या है 1935 में ही आने का, वो क्या है? तू मत बता, सिर्फ मेरे को पता है, तेरे को पता है। क्या लगता है इसका रीजन 1935 क्यों है? सिर्फ वही क्यों रीजन है इसका 1935 में आने का? यहाँ पे से कितनों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पता है कितने तारीख की है? सबको पता है ना। फिर उन्होंने हिल्टन कमीशन में उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने हिल्टन कमीशन में बताया था कि भाई ऐसा कोई चीज होनी चाहिए, और वो उतना बड़े सोच के आदमी थे कि उनका सुन के एक आरबीआई का एग्जिस्टेंस आया है। हम सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है, वो सब चीजें।
उनकी वजह से हम उन्हें मानते भी है, पर आरबीआई में भी उनका इतना ही बड़ा रोल था, ये हमें नहीं पता था शायद कभी तक। तो हिल्टन, क्या क्वेश्चन थे? एग्जैक्ट डेट नहीं पता है मुझे, पर 1935 में एग्जिस्टेंस में आया था। जब वो आरबीआई चालू होगा मैं वो सब चीज़ें कंसिडर करके सब चीज़ें पढ़ा होगा कि बी आर अम्बेडकर जी का उसमें क्या रोल है वगैरह सब चीज़ें। पर ये भी याद रखिए कि किसी एक पर्सन में उतनी क्षमता थी कि उसने उस टाइम पे आरबीआई सेंट्रल बैंक जो अभी एग्जिस्टेंस में है, जिसको कोई धक्का भी नहीं लगा सकता, वो टाइम पे सोचा हुआ है वो आदमी ने। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका उतना ही बड़ा रोल था, ज़्यादा बड़ा। तो हाँ, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि मैं तो अभी फ्लो फ्लो में कहानी के हिसाब से बता दे रहा हूँ याद रखने के लिए, पर जब पूछे जाएंगे तब आप ऐसे ही स्तब्ध मत रह जाना फिर। तो हाँ हाँ, वो भी। हाँ, तो वो बुक में क्या है, एक पर्टिकुलर चीज, मैंने भी वो बुक पूरी तरह से नहीं पढ़ी है, पर वो बुक में एक चीज बोला, जो अभी नोटबंदी हुई थी ना, नोट चेंज किए गए थे, तो उन्होंने बोला गया था कि 10 साल, हर 10 साल में ऐसी चीज होनी चाहिए करके वो टाइम पे बोला था। तो मतलब सोचिए कि वो कितने, मतलब कितना ज्यादा सोचते थे वो टाइम पे। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? कमर्शियल बैंक बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट कमर्शियल बैंक। अब ये आना चाहिए क्योंकि बहुत लोग, वो मैं जब सिंधु हिंदू कर रहा था बहुत लोग बोल रहे थे। हाँ, तो फिर इतना सोचते क्यों बैठ जाते हो आप सब लोग, मतलब देखिए फिर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, सबको पता है। अब थर्ड थिंग कि भाई, अब अब आंसर दिख रहा है मेरे को पता है, 69। पर अब ये याद रहेगा क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी जी तब थी, 1969 में भी थी और 1980 में भी थी। तो मे बी आपको ईयर याद ना रहे कि 1969 में क्या हुआ है या 1980 में क्या हुआ है, पर आपको ये पता होगा कि इंदिरा गांधी जी थे। तो आपको लिंकेजेस, मैं एक लिंक दे रहा हूँ उसके साथ कि भाई ये इस वजह से तब हुआ है। अब इसका आंसर पता है, पर मैंने ये चीज कहाँ पढ़ाई थी, व्हाट इज अ बैंक में पढ़ाया था। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, मे बी वो स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि ये फैक्ट है या फिर है नहीं, पर बियर करके चलते रहो, जब उसके लिंकेजेस डेवलप होंगे ना, तब तब आपको बहुत मजा आएगा कि अच्छा ओके ये इस वजह से वहां पे था या फिर इस वजह से आया था। अब ये पढ़ाया नहीं है मैंने, पर सोच के देखिए कि कौन इस्टेब्लिश कर सकता है ऐसे तुक्का मार। अच्छा तुक्का है वैसे। नहीं नहीं, अब बचा एक ही ऑप्शन है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं घुमा सकता हूँ, ध्यान रखना। तो फिर मकसद नहीं भूलना है, पर नरसिंह, तो फिर नरसिम्हा राव कमेटी ने मेनली क्या चीज करी थी, तो वो रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर। ओके, तो अब मैंने स्टार्टिंग में जैसे नाम लिया नरसिम्हा राव जी का और उनका फोटो लगाया है, तो चीजें याद रहेगी। ओके, अब मारो तुक्का, विच बैंक वॉज नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1980। और ऐसे क्वेश्चंस बैंक में पूछे जाते हैं, तो जो भी मैंने नोट्स में डाला है वो मे भी ऐसा लग सकता है कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कभी कभी, पर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 1980 में कौन सी बैंक नेशनलाइज हुई थी? 80 में बोल रहा हूँ मैं।
सोचो सोचो सोचो। इंडियन बैंक। बराबर है। मतलब ध्यान दे रहे हो, मेरे को शक था कि नहीं दे रहे हो शायद। तो फिर आज का इतना ही है, पर ये हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया है। ओके, तो मैं वही बोल रहा हूँ, बी विथ मी, मैं नोट्स दूंगा सबके चीज़ों के। और एक पेज अगर कहाँ पे मिल रहा है इसका नोट्स, मतलब है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसके साथ ये नोट्स को कंपेयर करके देख लीजिएगा कि कितना सही जा रहा है चीज़ें। उसके बाद देखते हैं चीज़ें कैसी। थैंक यू। और अगले क्लास में सब 10 बजे आ जाना, मैं 10 बजे चालू कर दूंगा। और मैं इतना भी बता देता हूँ कि एक बार अगर कंसेप्ट छूट गया ना, तो छूट जाएगा, मैं भी पकड़ के नहीं दे पाऊंगा आपको। और अगर ये क्लास में भी पेड हो सकती है आगे जाके, तो अगर आपके किसी दोस्त को अगर इसकी ज़रूरत होगी कोचिंग मतलब ये क्लास की, तो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी शायद आज या कल में, तो शेयर कर दीजिएगा। मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें ज़्यादा, पर मैं बता रहा हूँ, अगर इच्छा होगी तो कर दीजिए। थैंक यू। Oh, nothing.